कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जहां ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ते तापमान और पिघलते ग्लेशियर्स के कारण पृथ्वी पर रहना बहुत मुश्किल हो गया हो, और ऐसे में आपको जरूरत हो एक ऐसे नए घर की जहां आप दोबारा अपने जीवन को शुरू करना चाहते हो। आपने ये बात वैज्ञानिकों के सामने रखी और उन्होंने सुझाव दिया कि हमें पृथ्वी को छोड़कर किसी ऐसे ग्रह पर बसना होगा जो किसी स्टार के हैबिटेबल जोन में आता हो और पृथ्वी की तरह ही उसमें पानी और तापमान हो। लगातार रिसर्च और बेहद एडवांस टेलीस्कोप की मदद से उस समय वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 20 लाइट ईयर दूर एक ग्रह को खोज भी लिया और तुरंत उस पर जाने की तैयारी चालू कर दी। पर अपनी इस तैयारी में उन्होंने पाया कि वे जितना आसान इस ग्रह पर पहुंचने की बात कर रहे थे, वास्तव में वहां जाना बहुत बहुत चैलेंजिंग और खतरनाक है। उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वे बेहद कम समय में उस ग्रह पर पहुंच सके। वार्म होल और वार्प ड्राइव जैसी हाईली कॉम्प्लेक्स और अनस्टेबल टेक्नोलॉजी से एकदम अलग वो ऐसे स्पेसक्राफ्ट को बनाने की सोच रहे हैं जो आज की ही टेक्नोलॉजी का एडवांस वर्जन हो और किसी खास फ्यूल या एनर्जी से चलता हो। ऐसे में अगर वो इसी टेक्नोलॉजी की दम पर 1000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने वाला स्पेसक्राफ्ट बना भी लें, तो भी उस ग्रह पर जाने में ही करीब 6000 साल लग जाएंगे, जो किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है। आपको हर हालत में अपने जीवन काल तक उस ग्रह पर जाना है और वहां एक नई जिंदगी बसानी है। तो ऐसे में अब आप क्या करोगे और किस तरह 20 लाइट ईयर दूर की यात्रा बहुत कम समय में कर पाओगे, और इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी और किस तरह के स्पेसक्राफ्ट और कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ये सब बात जानने के लिए चलिए मेरे साथ अपने नए घर की अनोखी यात्रा पर, जिसमें आप पहली बार किसी इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट के ऐसे कॉन्सेप्ट को जानोगे जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा होगा। 20 लाइट ईयर दूर किसी ग्रह पर जाना इस समय पॉसिबल नहीं है। अगर आप वॉयेजर 1 की 17 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाने की कोशिश करते हो तो यहाँ तक पहुंचने में ही आपको 3,35,000 साल लग जाएंगे, और सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब की 200 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पर आपको यहाँ जाने में कम से कम 30,000 साल लगेंगे, जो किसी भी तरह आप नहीं कर सकते हो। इस समस्या का समाधान वैज्ञानिक ज्यादातर न्यूक्लियर फ्यूजन शिप, वार्प ड्राइव स्पेसशिप, एंटी मैटर इंजन से बने हुए शिप और वार्म होल को बताते हैं, पर ये चारों टेक्निक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और खर्चीली हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन से हम इतनी ऊर्जा पैदा नहीं कर सकते जिससे हम इस ग्रह पर जा सकें। फ्यूजन प्रोसेस में मास का केवल बहुत कम हिस्सा ही एनर्जी में बदलता है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा मास के बर्बाद होने के कारण यह तरीका लंबी इंटरस्टेलर यात्रा के लिए ठीक नहीं है। वही वार्प ड्राइव शिप को चलाने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, ताकि हम स्पेस टाइम को बेंड करके अपने स्पेसक्राफ्ट को लाइट की स्पीड से भी तेज आगे बढ़ा सकें। इस कॉन्सेप्ट में हम ऐसे स्पेसक्राफ्ट को यूज करेंगे जो आकार में फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा हो और उस पर एक डोनेट के आकार की रिंग लगी हो, जो एक अनजान हाईली डेंस मैटर जिसे एक्सोटिक मैटर कहा जाता है उससे बनी हो, ताकि वो स्पेस टाइम को बेंड कर सके। स्पेस टाइम को बेंड करते वक्त आगे जो स्पेस होगा वो कम होता रहेगा और स्पेसक्राफ्ट के पीछे वाला स्पेस एक्सपेंड होकर हमें आगे की ओर धक्का देगा। ये एकदम समुद्र में उठने वाली लहर की तरह ही होगा, जिसके धक्के से हमारा ये स्पेसक्राफ्ट लाइट की स्पीड से 10 गुना तेजी से दूरी को तय कर पाएगा। पर सबसे बड़ी दिक्कत इस कॉन्सेप्ट में यही है कि जब हमारा ये स्पेसक्राफ्ट स्पेस टाइम को बेंड करेगा तो इसके साथ साथ बहुत से हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो कि स्पेस में हमेशा मौजूद रहते हैं, इसके साथ संपर्क में आकर स्पेसक्राफ्ट को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा ऐसा मैटर जो कि स्पेस टाइम को बेंड यानी मोड़ सके, उसे बनाना और सोचना भी अभी पॉसिबल नहीं है। वहीं वार्म होल्स के जरिए हम सबसे तेज स्पेस में किसी जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इनके जरिए आप लाइट से भी तेज ट्रेवल कर सकते हो। जब आप वार्म होल में एंटर करोगे तो आप लाइट की स्पीड से जल्दी दूसरी जगह पहुंच जाओगे। ये एक शॉर्टकट की तरह है जो दो अलग जगहों को जोड़ता है, पर सबसे कारगर लगने वाला ये तरीका सबसे ज्यादा मुश्किल और खतरनाक है। वार्म होल्स बहुत अनस्टेबल होते हैं। इन्हें खुला रखने के लिए आपको एक अलग ही प्रकार की एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो कि आम फिजिक्स के नियमों से एकदम अलग है। इस एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी कहा जाता है। इसे हासिल करने के लिए आपको नेगेटिव मास यानी एक्सोटिक मैटर की जरूरत पड़ने वाली है, जो फिलहाल एक हाइपोथेटिकल मैटर है, इसलिए अभी इस समय ये एकदम पॉसिबल नहीं है। वहीं एंटी मैटर इंजन बनाकर इंटरस्टेलर यात्रा करना एक अच्छा ऑप्शन है और पॉसिबल भी लगता है, पर असल में हम एंटी मैटर को बनाना जितना आसान समझ रहे हैं वो उतना ही कठिन है। एंटी मैटर ऑर्डिनरी मैटर का अपोजिट है, जिसका निर्माण बिग बैंग के समय ही हुआ था। ये मैटर की तरह ही है, पर ये पार्टिकल्स की जगह एंटी पार्टिकल से बना हुआ होता है, जिनमें सामान्य पार्टिकल से एकदम अपोजिट चार्ज होता है। अगर एंटी मैटर और मैटर को एक साथ रख दिया जाए तो दोनों में ही विनाश शुरू हो जाएगा और ये विनाश बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज करेगा
जिसे आप आइंस्टाइन के फेमस फॉर्मूले E=mc² से निकाल सकते हैं। इसी वजह से एंटी मैटर को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, अब तक इसे केवल कुछ नैनोग्राम ही जितना बनाया गया है, जो कि इंटरस्टेलर ट्रैवल करने के हिसाब से बहुत ही कम है। आपको अगर एंटी मैटर के जरिए ही दूसरे तारे पर जाना है तो इसके लिए आपको एंटी मैटर की बहुत अधिक मात्रा चाहिए होगी, जिसे बनाना बहुत महंगा होगा। 1 ग्राम एंटी मैटर को इस समय बनाने में करीब $62.5 ट्रिलियन की लागत लगेगी, जो पूरे विश्व की जीडीपी का 80% है। तो ऐसे में एंटी मैटर को बनाना बहुत मुश्किल है, और अगर सभी देश पृथ्वी के संकट के समय इसे बनाने की कोशिश भी करते हैं और बना भी लेते हैं, तो अब सबसे बड़ी समस्या जो होगी वो है इससे निकलने वाली खतरनाक गामा रेडिएशन, जिससे अगर बचा नहीं गया तो ये स्पेसक्राफ्ट के साथ साथ आपको भी आसानी से मार सकती है। जब मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एनिहिलेट यानी एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करने लगते हैं। इस प्रक्रिया में निकलने वाली ऊर्जा का 39% यही हाईली एक्सट्रीम गामा रेडिएशन ही होता है, जिससे बचने के लिए आपको अपने स्पेसक्राफ्ट के लिए थर्मल और रेडिएशन प्रोटेक्शन शील्ड लगानी पड़ेगी, तभी इससे इंटरस्टेलर यात्रा पूरी हो सकेगी। पर ये चारों मेथड्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और फिजिक्स के लॉस के हिसाब से लगभग इम्पॉसिबल नजर आते हैं। अगर आपको बहुत कम समय में 20 लाइट ईयर दूर अपने नए ग्रह पर जाना है तो आपको कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना होगा जो फिजिक्स के नियमों के अंदर भी आती हो और इससे निकलने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा हो कि कई सालों तक ये आपके साथ रहे और लगातार आपको इंटरस्टेलर ट्रैवल में मदद करती रहे। ये स्टेबल भी हो और आपको लाइट की स्पीड की आधी स्पीड दे सके, जिससे आप अपने ग्रह पर अपने जीवन काल में ही पहुंचकर वहां एक नई दुनिया बसा सको। तो अब जिस नई टेक्नोलॉजी की मैं बात करने जा रहा हूँ उसके लिए अब आपको एक ब्लैक होल की जरूरत पड़ेगी, जिसे आपको अपने स्पेसक्राफ्ट के पीछे लगाना होगा। इससे आपका स्पेसक्राफ्ट अब ब्लैक होल से निकलने वाली एनर्जी से आगे बढ़ेगा और आपको अपने ग्रह तक ले जाएगा। इस तरह के स्पेसक्राफ्ट को ब्लैक होल स्टारशिप कहते हैं, जो सुनने में तो बहुत आसान लगता है पर इसको प्रैक्टिकली बनाना बहुत 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 मुश्किल है, पर फिर भी ये बन सकता है। तो आखिर ये असल में क्या है और कैसे बन सकता है, और क्या हम सच में किसी ब्लैक होल को कंट्रोल करके उससे स्पेसक्राफ्ट बना सकते हैं, आइए जानते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि ब्लैक होल इस ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक और सबसे मैसिव ऑब्जेक्ट हैं, जिसकी ग्रेविटी से लाइट भी नहीं बच पाती है। ब्रह्मांड में हर चीज ब्लैक होल बन सकती है अगर उसे उसके श्वार्ज़शील्ड रेडियस जितना कंप्रेस किया जाए। अगर आपको पृथ्वी को ब्लैक होल बनाना है तो उसे आपको एक मार्बल जितना कंप्रेस करना होगा, और सूर्य को ब्लैक होल बनाना है तो उसे आपको तब तक कंप्रेस करना होगा जब तक वो 3 किलोमीटर के आकार के बराबर ना हो जाए। इतना कंप्रेस होने के बाद भी इन दोनों चीजों में मास सेम ही रहता है, जिससे ये ब्लैक होल बनने के बाद और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो अगर हमें अपने स्पेसक्राफ्ट के लिए कोई ब्लैक होल चाहिए होगा तो वो बहुत हल्का ही होगा। ऐसे में हमारे हल्के ब्लैक होल का श्वार्ज़शील्ड रेडियस इतना कम होगा जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। वैज्ञानिकों ने एक स्टेबल ब्लैक होल से एनर्जी लेने के 5 तरीके बताए हैं, जिन्हें अगर पूरा कर लिया जाए तो हमारा स्टारशिप पूरा हो सकता है। इनमें सबसे पहले हमें एक ऐसा ब्लैक होल बनाना होगा जिसकी लाइफ स्पैन इतनी ज्यादा हो कि हम अपना मिशन आसानी से पूरा कर सकें। वहीं इतना ताकतवर भी हो कि एक खास समय में अपने आप को लाइट की स्पीड का 10% तक एक्सीलरेट कर सके। इसके अलावा इस ब्लैक होल का आकार हमें बहुत छोटा चाहिए होगा, ताकि हमें इसे बनाते वक्त हद से ज्यादा एनर्जी की जरूरत ना पड़े। साथ साथ इस ब्लैक होल का मास भी इतना ज्यादा ना हो कि आपका स्पेसक्राफ्ट इसकी चपेट में आकर तबाही हो जाए। अगर हम इन सभी बातों पर ध्यान दें तो तभी हम अपने स्टारशिप के लिए इस ब्लैक होल को बना पाएंगे। पर ब्लैक होल को बनाना तो हमारा पहला स्टेप था। अब हमें इसी ब्लैक होल की एनर्जी से अपने स्पेसक्राफ्ट को एक्सेलरेट करना होगा, जिसके लिए हमें एक विशाल रिफ्लेक्टर की जरूरत पड़ेगी जो स्पेसक्राफ्ट के पीछे लगा होगा और ब्लैक होल से निकलने वाली हॉकिंग रेडिएशन से आपके स्पेसशिप को एक्सेलरेट करेगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर वे एक ऐसा ब्लैक होल बना लें जिसका आकार एक एटम से भी करोड़ों गुना छोटा हो, तो वो उन्हें कई सालों तक इतनी एनर्जी दे सकता है जिससे वे अपने इंटरस्टेलर मिशन को पूरा कर सकते हैं। अगर आप 60 करोड़ किलो के किसी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करके ब्लैक होल में बदल देते हो तो फिर उसका आकार हाइड्रोजन एटम से भी करोड़ों गुना छोटा होगा, पर उससे जितनी एनर्जी हॉकिंग रेडिएशन से रिलीज होगी वो आपको 3.5 साल तक लाइट की 10% स्पीड यानी 30,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से इंटरस्टेलर यात्रा करवा सकती है। अब अगर आपको 20 लाइट ईयर दूर अपने ग्रह पर जाना है तो आपको इससे ज्यादा बड़ा ब्लैक होल चाहिए होगा जिसकी लाइफ इतनी हो कि आपका मिशन पूरा कर सके, और इतनी एनर्जी हो कि आपको वो लाइट की आधी स्पीड से 40 सालों में ही आपके ग्रह तक पहुंचा दे। आम ब्लैक होल्स जो कि रोटेट नहीं होते हैं उनकी लाइफ कम होती है, जिससे ये मिशन पूरा होना मुश्किल है। इसलिए अब आपको रोटेशनल ब्लैक होल की मदद लेनी होगी जो लगातार कई सालों तक स्टेबल एनर्जी दे सके। इस तरह के ब्लैक होल्स तभी बनते हैं जब कोई स्पिनिंग स्टार अपनी ग्रेविटी के कारण कोलैप्स हो जाता है
और सुपरनोवा धमाका करता है। स्पिन करने की वजह से इस स्टार से बना ब्लैक होल भी लगातार स्पिन करता है। ये स्पिन इतनी तेज होती है कि 1 सेकंड में लाखों बार स्पिन कर सकता है। एक ही एक्सिस पर रोटेट होने के कारण इनके अंदर सिंगुलैरिटी की जगह रिंगुलैरिटी देखने को मिलती है, जिसमें एक ही रिंग जिसकी मोटाई 0 होती है वो ब्लैक होल का सारा मास अपने में समा के रखती है। लगातार लाखों बार रोटेट होने की वजह से ये ब्लैक होल आम ब्लैक होल्स की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसे स्टोर करने के लिए हम इस ब्लैक होल के चारों तरफ एक डायसन स्फीयर जैसी डिस्क बना सकते हैं, जो लगातार हमें ब्लैक होल से एनर्जी को देता रहेगा और हम इस एनर्जी से अपने स्टारशिप को लाइट की आधी स्पीड तक एक्सेलरेट कर पाएंगे। अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ तो हमें फिर एक पैराबोलिक शेप का रिफ्लेक्टर चाहिए होगा, जो इस ब्लैक होल से निकलती हीट और रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करके एक थ्रस्ट का काम करे और हमारे स्टारशिप को लाइट की 10% से लेकर 50% तक स्पीड दे सके, जिससे फिर आप 20 लाइट ईयर दूर अपने ग्रह पर 40 से 60 सालों में पहुंच जाओ। देखा जाए तो ब्लैक होल स्टारशिप को बनाना एंटीमैटर स्पेसशिप से ज्यादा आसान है। जितनी ज्यादा एनर्जी हमें एंटीमैटर इंजन को बनाने में लगेगी, उससे लाखों गुना कम एनर्जी से हम एक छोटा सा ब्लैक होल बनाकर उससे एनर्जी को ले सकते हैं। एंटीमैटर से एकदम अलग ब्लैक होल तभी एनर्जी रिलीज करता है जब उसमें कोई मैटर डाला जाता है। वहीं एंटीमैटर को स्टोर करना बहुत मुश्किल है। ये मैटर से संपर्क करते ही एक भयानक एक्सप्लोजन करता है जो सब कुछ तबाह कर सकता है। तो कुल मायनों में हमारी फिजिक्स की समझ से आप केवल ब्लैक होल स्टारशिप बनाकर ही अपने 20 लाइट ईयर दूर ग्रह पर जा सकते हो। फिलहाल इस वक्त एक आर्टिफिशियल ब्लैक होल को बनाना लगभग इम्पॉसिबल है, पर इंसानों का जिद्दी स्वभाव उसे सब कुछ करने पर मजबूर कर देता है। तो हो सकता है कि आने वाले 200 साल बाद हम इस टेक्नोलॉजी को भी देख पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ आपने एक हाइपोथेटिकल यात्रा अपने स्पेसशिप से करने की कोशिश की है और समझा है कि किस टेक्नोलॉजी से आप कम समय और ज्यादा तेज इंटरस्टेलर यात्रा कर सकते हो। यहाँ आपने एक नए आइडिया को भी जाना है, जिसमें वैज्ञानिक ब्लैक होल की मदद से स्पेसशिप बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जो लगभग 30,000 से लेकर 1,00,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आपको किसी भी एक्सोप्लैनेट पर भेज सकता है। आपको वीडियो कैसा लगा और किस पार्ट ने सबसे ज्यादा हैरान किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको यूनिवर्स के ऊपर हजारों आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो आपको एकदम अपडेटेड रखेंगे और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप वेबसाइट जरूर विजिट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और नए मजेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दोस्त शिवम।